हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में। सो तैयार हो जाओ आप अपना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड को ही हम लोग हिंदी में अम्ल बोलते हैं। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और इसका स्पर्श संक्षारक होता है। जस्ट अपोजिट अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है और इसका स्पर्श साबुन जैसा होता है, सोपी जैसे आपको फील आपका आएगा। ये जो होता है ये ब्लू लिटमस को लाल कर देता है, एसिड है अगर किसी सोल्यूशन में तो। और ब्लू लिट और फिर लाल रेड लिटमस पेपर को जो एसिड बेस होता है वो नीला कर देता है। और फिनॉल फ्लेक्सिन भी क्या होता है? एक इंडिकेटर ही होता है। जैसे लिटमस पेपर जो होता है एक इंडिकेटर होता है, सेम उसी तरह से ये क्या है, लिटमस पेपर जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। फिनॉल फ्लेक्सिन जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में अगर अम्ल है तो फिनोल्फ्थेलिन डालने के बाद क्या रंगीन हो जाता है। अगर क्षार एसिड एल्कलाइन है अगर वो सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये एक तरह से ओवरव्यू है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। अगर आप पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो पूरा ये आपका चैप्टर क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया, मैंने बताया था जो लिटमस पेपर होता है ये इंडिकेटर होता है और इंडिकेटर बताता है कि किसी ये कोई जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, और ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो देखिए तो इसका क्या होता है, जैसे सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने प्राकृतिक सूचक लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लाइकन। लाइकन एक पौधा होता है जिसमें जिससे लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। और इस देखिए लाइकन से लिटमस अर्क निकाला जाता है और ये अर्क यूज मतलब उसको हम लोग एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में अम्ल है तो ये लिटमस पेपर यूज करने पे वो लाल हो जाता है, और अगर ये अल्कलाइन है, क्षारक है, तो ये नीला हो जाता है। तो ये मैं साथ में आपको व्यू भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत का सही मिलान है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ऑप्शन नंबर ए है फार्मिक अम्ल दही में, लैक्टिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल जो पालक में, टार्टरिक अम्ल है चींटी का डंक। तो आप लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट चेक करिए कि आपको इस टॉपिक पे कितना कॉन्सेप्ट कंप्लीटली 100% क्लियर है कि नहीं है। तो इसका आंसर विल भी होगा बी। पालक में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बाकी भी किसमें क्या क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पालक में क्या होता है, ये हमने आंसर दिया कि पालक में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये तो आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो दही है, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। और इमली जो होती है खट्टी होती है, और इसमें जो होती है आपकी टार्टरिक अम्ल होती है। और आपका यहाँ पे इमली हो गया, टार्टरिक हो गया, और आपका यहाँ पे एक और बच गया जो ये है दही का, हमने डिस्कस कर ही लिया। और यहाँ विटामिन सी होता है आंवला और नींबू में, ठीक है। तो देखिए जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें क्या होता है, एक तरह से आप ट्रिक समझ लीजिए, जो भी खट्टी चीजें होती हैं वो एसिडिक होती हैं। और इनमें कुछ एसिड भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो देखिए सब चीज समय अच्छे से क्लियर कर समझ लीजिए कि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो विटामिन सी है जैसे आंवला है, और नींबू है, तो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो और देखो चींटी का जो डंक होता है उसमें भी एक अम्ल पाया जाता है जिसको टार्टरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कई बार इसी से बेस्ड उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जब सिरके में फिनॉल फ्लेक्सीन मिलाया जाता तो ये घोल हो जाता है क्या? कैसा हो जाता है? तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि सिरका क्या है, एसिड है या बेस है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो सिरका होता है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। हम मैंने अभी पीछे बताया जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे इमली है, नींबू है, सिरका है, तो इनमें ये क्या है, एसिडिक होते हैं। क्यों? और ये एसिड इनके अंदर होता है तभी इनका स्वाद ये खट्टा होता है। तो इस हमें पता चल गया कि सिरका क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और अभी हमने पढ़ा था पीछे भी कि जो एसिडिक सॉल्यूशन में फिनॉल फ्लेक्सिन जो होता है वो रंगीन होता है, तो आंसर विल बी रंगीन। और अगर वो अल्कला एसिडिक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। इस प्रक्रिया के साथ अनिवार्य रूप से और क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए जब हमने स्टॉप मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया हुआ कि जब एसिड और बेस की आपस में लड़ाई होती है तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आता है उनमें दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और फाइनली लवण बनता है, सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, जल बनता है। और ये अपने आप में ये जो प्रोसेस होती है इसको हम एक जो थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हीट उत्पन्न होती है। आप देखेंगे कि जब भी एसिड और सॉल्ट को एसिड और बेस मिलते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है वो फाइनली उसमें गर्म सॉल्यूशन होता है। तो गर्म सॉल्यूशन होने का मतलब एक जो थर्मिक इसमें हीट क्रिएट होती है, इसीलिए इसको एक जो थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इसको हिंदी में ऊष्माक्षेपी भी बोलते हैं। चींटी के काटने पे त्वचा में एक अम्लीय तरल पदार्थ प्रवेश कर जाता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या रगड़ा जाता है। देखिए तो जो चींटी होती है जो डंक देती है उसमें क्या होता है, एक एसिड छोड़ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो कि चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट करती है। ठीक है। तो ये क्या है, चींटी ने हमने काटा तो हमें बॉडी में एसिड चला गया। फिर एसिड को उदासीन कौन कर सकता है, न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? जो अल्कलाइन कोई सॉल्यूशन होता है। जो बेकिंग सोडा होता है वो भी अल्कलाइन होता है, कैलामाइन भी होता है, ये भी हल्का क्षारक होता है। तो इसीलिए बेकिंग सोडा नम वाला या कैलामाइन जब हम उसी स्किन पे जब रगड़ते हैं तो ये वहाँ के जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमें राहत मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पेट के अतिरिक्त अम्ल के कारण होने वाले अपच को दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एंटासिड लेते हैं। इससे क्या होता है? तो देखिए एसिड हमारे पेट में जब ज्यादा एसिड हो जाता है, और एसिड का नाम HCl होता है, ये हमें पता रहना चाहिए कि हमारे पेट में जो होता है एसिड बनाया जाता है। और एसिड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब ये एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमें इनडाइजेशन जैसे फीलिंग आती है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। और जब एसिड ज्यादा है और उसको हम अल्कलाइन सोल्यूशन अपने बॉडी में डालते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसलिए हमें राहत फील होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे आंसर आंसर विल बी सी। तो इसी चीज को लिखा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हल्का क्षारक, अतिरिक्त HCl है। तो फिर मिलके क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ, उदासीनीकरण प्रोसेस हुआ, जिससे जब कोई ऐसा जब एंटासिड लेता है तो उसको हेल्प मिलती है और अच्छा फील होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? तो देखिए मिट्टी अगर अल्कला एसिडिक ज्यादा है या ज्यादा अल्कलाइन है तो दोनों केस में फिर जो हम फसल उगाएंगे वो उसकी फर्टिलिटी मिट्टी की अफेक्ट होगी, क्योंकि हर जगह अब नेचर जो होता है या हमारा बॉडी होता है बैलेंस मांगता है। तो ज्यादा एसिडिक ज्यादा अल्कलाइन दोनों चीजें अच्छी नहीं, एक बैलेंस अप्रोच सही रहता है। तो अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई तो उसका उपचार कैसे किया जाता है? बिना बूझा चूना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या बूझा हुआ चूना डालते हैं। ठीक है। और जस्ट अपोजिट अगर मिट्टी ज्यादा अल्कलाइन है तो भी दिक्कत है, तो उसमें क्या हम जैविक खाद यूज करते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, क्या है, तो ये अम्ल को छोड़ता है
और क्या होता है कि जो अम्ल छोड़ेगा तो मिट्टी ज़्यादा अल्कलाइन थी, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करके मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप उनको बहुत अच्छे से समझते रहिए, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक ऑक्साइड वायुमंडल जल के साथ प्रक्रिया करके अम्लीय वर्षा कार्ड बनते हैं? देखिए, अम्लीय वर्षा को हम एसिडिक रेन भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि आजकल के डेवलपमेंट के टाइम में कारखाने बहुत ज्यादा हो गए, फैक्ट्री ज्यादा हो गए, तो इन कारखानों से क्या निकलता है? अधात्विक ऑक्साइड निकलता है, SO2 + NO2, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल निकलते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल जब ऊपर जाते हैं, हवा के साथ पानी के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं, और फाइनली जो रेन होती है उसमें एसिड ज्यादा होता है। तो हम लोग एसिडिक रेन को इस तरह समझ सकते हैं कि एसिडिक रेन इक्वल टू वाटर प्लस SO2 + NO2। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। एसिडिक अम्ल अच्छा नहीं हो, एसिडिक रेन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके वायुमंडल में और धात्विक जो ऑक्साइड ज्यादा है, कारखाने ज्यादा हैं या पोल्यूशन ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि यूपी टेट PYQ से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक घ्राण ऑल फैक्ट्री सोचे? तो घ्राण क्या होता है? ये गंध, जैसे मैंने भी बात की थी ना, इंडिकेटर्स होते हैं। तो देखिए, क्या हमने लिटमस है, हल्दी है, ये क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर है। और फिनॉल्फ्थेलिन जो होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। बट ये क्या होते हैं? ये रंग परिवर्तित करते हैं, तो ये हम इनको आंखों से हम देख सकते हैं, तो इनको दृश्य सूचक बोलते हैं। और ये जो घ्राण सूचक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये गंध परिवर्तन करते हैं, स्मेल यहाँ पे चेंज होती है। कोई ऐसा अगर, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया इंडिकेटर्स का यूज करके, कोई एसिडिक सोल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो इसी तरह से ये भी स्मेल इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम यूज करके पता करते हैं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है। ये क्या होते हैं कि अपना रंग बदल देते हैं, अपना स्मेल बदल देते हैं। अगर ये जो, जैसे यहाँ पे वनीला है, प्याज है, लौंग है, एसिडिक सॉल्यूशन में तो सेम रहेंगे। जैसे हम लोग सिरके का प्याज अपने जब भी अब जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, तो हम लोग खाते हैं, तो सिरके में, सिरका क्या है? एसिड है। तो एसिडिक में सोल्यूशन में इनका सेम स्मेल रहती है, लेकिन जब ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में यूज किए जाते हैं, तो इनका स्मेल चेंज हो जाता है, या कई बार इनका स्मेल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो ये घ्राण सूचक बोले जाते हैं, स्मेल इंडिकेटर्स बोले जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शीतल प्ले, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं, कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो देखिए, इसमें CO2 + H2O = S2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है। और कार्बोनिक अम्ल जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। और इसका ये बनता है CO2 + HO2 के फाइनली रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो यही अम्ल सॉफ्ट ड्रिंक्स को उनका तीखा बुलबुलेदार स्वाद देता है। तो ये देखिए, जैसे इसका बताया कि कार्बोनिक अम्ल है, तो इसी की वजह से क्या है, उसका तीखा जो स्वाद हम यूज फील करते हैं, बुलबुलेदार उसमें जो आता है दे है, ये उसकी कार्बोनिक अम्ल की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका संभावित पीएच मान क्या होगा? तो देखिए, लाल लिटमस पेपर को अगर कोई घोल है वो नीला कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो घोल है, सोल्यूशन है, वो क्षारीय है, अल्कलाइन है। और अल्कलाइन जो सोल्यूशन होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है। तो यहाँ पे 7 से ऊपर हम पीएच वैल्यू चेक करेंगे, तो देखिए एक ही है यहाँ पे जो 10 है, तो आंसर विल बी डी। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किस खाद्य अम्ल का मिश्रण है? तो देखिए, ये पता रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, बेकिंग सोडा जब मिलता है टार्ट्रिक अम्ल के साथ, तो बेकिंग सोडा क्या है? हमारा क्षार है।
और टार्टरिक अम्ल क्या होता है, अम्ल है, तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, बेकिंग पाउडर, जो कि हम जानते हैं एसिड और बेस मिलता है तो कौन सा क्रिया होती है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, और इसे बनता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बोथ आर डिफरेंट। हाँ, समटाइम्स लोगों को लगता है कि सेम एक ही जैसा चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये क्षार होता है, और बेकिंग का पाउडर जो बन के आता है वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बन के आता है, जिसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। इन दोनों को हम अपने खाने में बनाने में यूज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर का मोस्टली हम लोग क्या, अगर घर में कुकीज बना रहे हैं, केक्स बेक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों में हम बेकिंग पाउडर हम यूज करते हैं, मोस्टली ये बेकिंग में यूज होता है। कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस छोड़ने के लिए तनु अम्लों के साथ प्रक्रिया नहीं करती, लेकिन एक काला यौगिक बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है? तो देखिए, पहले हमें धातुओं की जो क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता का एक जो सीरीज होता है, वो हमें जानना जरूरी होता है। जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील जो धातु होती हैं, वो क्या होती है, जब कोई रिएक्शन करती है तो उसमें से अम्लों में से H2 को, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अगर कम क्रियाशील कोई धातु है तो H2 को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि छोड़ने के लिए हाइड्रोजन गैस को छोड़ने के लिए तनु अम्लों के साथ प्रक्रिया नहीं करती है, लेकिन एक काला यौगिक बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है। तो इसमें देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या है, हाईली रिएक्टिव ये मेटल्स हैं, तो ये H2 को विस्थापित कर देती हैं। लेकिन कॉपर ऐसी है, मेटल है जो कि कम प्रगतिशील है, तो ये H2 को विस्थापित नहीं कर पाती है, और ये जब मिलती है तनु अम्ल के साथ तो फाइनली कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो लिखा है कि अम्लों के साथ प्रक्रिया नहीं करती है। जब ये तनु अम्ल के साथ कॉपर जब मिलता है तो कोई क्योंकि रिएक्टिविटी लेवल जो कॉपर की वो कम होती है, तो कोई क्रिया नहीं हो। लेकिन जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो एक काले रंग का यौगिक बनाता है, और इसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो ये चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो देखिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और साथ में जो कॉन्सेप्ट मैं बताए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।